मैंने आपको बताया था कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपन ने एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस किया था, है ना। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का सेक्शन ए सेक्शन बी डिस्कस किया था हमने, और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी आप सॉल्व करना, और पार्ट सी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक क्लास अपन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम मैंने क्लास के बाद काफी बच्चों ने मतलब बैकअप क्लास भी एक लेक्चर के थ्रू उन्होंने बैकअप क्लास किया था। उनके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लास के बाद अपने डाउट पूछ सकते हैं। वैसे वो लेक्चर्स भी मैंने आपसे कहा कि मैं उसको यूट्यूब पे आपको लिंक भेजूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी आपका जो बैकअप, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, एक दो बच्चे जो अभी ज्वाइन किए, रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, तो वो ना मतलब पैनिक ना हो, उनका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। क्योंकि अभी भी तुम्हारा मतलब स्कूल में कुछ कुछ एडमिशन चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से इस वीक में और चलेगी, नेक्स्ट वीक और चलेगा, उसके बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, तो एक साथ ही सारे बच्चों का बैकअप करवा दिया जाएगा। और बैकअप में आपको मतलब पूरा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वैसे उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर से बैकअप में राइट ना, एक बैकअप क्लास होगी, उसमें करवा दिया जाएगा। अभी अपन कंटिन्यू रखते हैं जो पार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। लास्ट टाइम तो क्या मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था, और उससे पहले हमने कैलकुलेशंस ऑफ रेडियस, एनर्जी ऑफ द शेल्स, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वो सब पढ़ा था। ठीक है ना। तो आप उस पार्ट को ना, जो भी अपन पढ़ रहे हैं उस पार्ट को बार बार पढ़ते रहना। आपको होमवर्क भी करना है, बार बार भी पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं आपको बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देने वाला, और जरूरत भी नहीं होती। आप कम क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो। अब अपने कंसेप्ट में ज्यादा दिमाग लगाओ कि मतलब व्हाई द कंसेप्ट इज लाइक दिस, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस। ठीक है। एवरी डे मतलब आप एक टारगेट रखो कि पर सब्जेक्ट मुझे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उससे ज्यादा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। आप पर डे सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं होता कि आज मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैथ्स के या केमिस्ट्री के या फिजिक्स के, ऐसे नहीं। आप तो एक कांस्टेंट स्टडी चाहिए, पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री में तो मैं वैसे भी मतलब 20 क्वेश्चंस, कभी कभी मेरा तो ऐसे होगा कि मैंने होमवर्क दिया ही नहीं आपको, एंड फॉर अ वीक मतलब कोई होमवर्क ही नहीं था हमारा, तो आप मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा टाइम दो। ठीक है ना। तो चलो, और केमिस्ट्री में आपको बस क्लास में जो आपको बताया जा रहा है वो, और एनसीईआरटी, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं वो करना। और मैंने आपसे कहा था नवनीत का गाइड खरीदने के लिए, सबने खरीदा वो? बट स्कूल खुलने के पहले अपन को खरीद लेना चाहिए। ठीक है ना। तो चलो अपन आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू करेंगे हम। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था मैंने आपको। बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने कैलकुलेट किया था कि अगर कोई, है ना, कोई एटम है अपने पास ऐसे, और उसमें डिफरेंट शेल्स है ना, तो इन डिफरेंट शेल्स में अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से, ये n इक्वल टू 1, ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल पे जाता है, तो इसका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपन ने ये कैलकुलेट किया था कि भाई अगर ये यहां से यहां जाता है, तो इसका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर, दैट इज NL स्क्वायर माइनस 1/nx स्क्वायर।
मतलब हमने NL का मतलब हो गया, ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड शेल था, ये थर्ड शेल था। तो अगर वो फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जाता है तो ऐसे हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। RHS रेडबर्ग कांस्टेंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम, मतलब Z इज हमेशा एटॉमिक नंबर होगा। और NL का मतलब हो गया नंबर फॉर द लोअर शेल, इसमें NL ये हो जाएगा और ये NH हो जाएगा, हायर शेल वो 3 हो जाएगा, और कैलकुलेशन कर लेंगे तो विल गेट द वेवलेंथ। ये लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा। अब इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि अगर एनर्जी ऑफ द शेल्स कैलकुलेट करना है तो एनर्जी ऑफ शेल आप कैलकुलेट कर सकते हो, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² बाय n² से, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मैंने कहा था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी किसी भी शेल में, तो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.18 इंटू 10⁶, है ना। तो वेलोसिटी में अपन ने लिखा था m, दैट इज Z/n, राइट। तो अपन बता सकते हैं। और वेलोसिटी में अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे फर्स्ट शेल का एनर्जी कितना होता है, -13.6, सेकंड शेल का एनर्जी -3.4, थर्ड शेल का एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे एनर्जीज अपन को पता है। अगर एनर्जी ये होंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव साइन को हटा दो, तो काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वी हैव रिटन दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी जो होता है ना शेल का, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस साइन ऐसे मैंने आपको बताया था लास्ट। तो ये 13.6 इसका काइनेटिक एनर्जी फॉर उसका। अब अगर यहां से यहां जाओगे ना, मतलब आप अगर न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो व्हाट विल हैपन, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा मतलब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। नंबर फॉर द शेल अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। मतलब नंबर फॉर द शेल इंक्रीज होने से वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो नंबर फॉर द इंक्रीज होने से वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इसलिए अपन कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमें फॉर्मूले को भी याद करना है। किसी भी शेल का अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करना है तो अपन को पता था, मैंने लिखा था 0.5 z, है ना, n² बाई z कैलकुलेट किया था, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में होगा, जबकि ये मीटर पर सेकेंड में होगा। फिर फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम ऐसे लिखा था अपन ने, और टाइम विल बी इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। टाइम को हमने क्या लिखा था, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे अपन है ना, सो स्पीड अपॉन डिस्टेंस आ जाएगा, और स्पीड को हमने वेलोसिटी लिखा था, और डिस्टेंस 2πr, दैट इज द डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, और आर ये गिवन है, यहाँ रखेंगे तो, और वेलोसिटी भी मुझे गिवन है, मैं अपना कैलकुलेशन कर लूंगा। दिस इज हाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ अबाउट द बोर एटम। अब मैं इसको ना एक एप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ पॉइंट्स बनाना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि उन पॉइंट से हमारे काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर जो पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं अगर वो पॉइंट्स आपको आते हैं, तो अब तक जो अपन ने पढ़ा वो सारा का सारा ओरली सॉल्व कर सकते हैं, कि भाई ठीक है, आपको एक बार पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, कि कैसे उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, और फिर अपन ने यहां पर जब ये फॉर्मूला पढ़ा था तो आपने डिफरेंट सीरीज भी डिस्कस किए थे मैंने लास्ट टाइम, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज, ये सीरीज है। इसके लिए एनएल का वैल्यू 1 था, इसके लिए एनएल का वैल्यू 2 था, इसके लिए एनएल का वैल्यू 3 था, एनएल का वैल्यू 4 था, और एनएल का वैल्यू 5 था। बाकी इसमें एनएच का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, इसमें एनएच का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, लाइक दैट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम। और सिर्फ बाल्मर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में होता है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन और ये आईआर रीजन, ये भी मैंने आपको बताया। अब अपन ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं कि भाई अगर हम जो पॉइंट्स अपन लिखना चाहते हैं, सो एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा करके हम पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है ना।
एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इस टाइप से हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा से अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और बाकी कैलकुलेशन अपन उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन को लेके अपन उसको पढ़ते हैं और बाकी उसके हिसाब से अपन डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पॉइंट 1 आई विल राइट दैट, है ना। तो अपन क्या करते हैं, पहले शेल्स बना लेते हैं ऐसे। ये हाइड्रोजन एटम के शेल्स। तो यहां पर फर्स्ट शेल बना लेता हूं, ये न्यूक्लियस है। अब ऑब्वियसली बात है, मैं अगर लिखूंगा कि ये H एटम है और ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 4 हो गया, 5 हो गया, और इसके ऊपर nth शेल ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर nth शेल बोलते हैं। अगर विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता देना कि मतलब ब्लर हो रहा है या विजिबिलिटी थोड़ा लो है, तो आप मुझे बताना, तो मैं उसको एडजस्ट करूंगा, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे, इसका एनर्जी, सारे शेल्स का एनर्जी हमें पता होता है क्या होता है। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, हाइड्रोजन एटम लिखा आपने, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और माइनस वी कैन से दैट इसमें 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then we can write that -0.337 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। So like that we can write the electron volts, the energy। उसके बाद भी लिख सकते हैं, because ये सारे एनर्जीज हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं। एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 है, और एन स्क्वायर कैलकुलेट करना था, तो फर्स्ट शेल के लिए एन का वैल्यू 1 है, सेकेंड शेल के लिए एन का वैल्यू 2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 है, राइट। तो सर अपन एन क्या के करेंगे लिए अब, 337 0.33 होगा किसका। NH के लिए। अच्छा, अपन ने nth शेल के लिए क्यों लिखा, मुझे लगा अभी अपन ने nth शेल लिखा हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो 6th शेल के लिए होगा, है ना। अगर अपन लिखेंगे तो nth के लिए क्यों लिखेंगे अपन, तो फिर तो वो उतना ही हो जाएगा। nth शेल के लिए तो -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कर देंगे, वो 6th शेल के लिए होगा जो अपन ने लिखा था। अगर हम 6th शेल के लिए लिख सकते हैं तो और भी तो सारे लिख सकते हैं ना अपन, तो वो सारे लिखने का मतलब है कि भाई मैंने देखी नहीं कि वो nth शेल है, मुझे लगा 6th शेल भी होगा, चलो लिख देते हैं। तो अगर nth शेल होगा तो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर अपन जरूरत पड़े, अगर उसको 6th शेल लिखोगे मैं 0.337 लिख दूंगा, 7th शेल लिखोगे उसका भी लिख दूंगा, तो भी कर लेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें पॉइंट्स लिखेंगे अपन, ठीक है ना। अब वो पॉइंट्स अपन चेक करते हैं कि आप क्या पॉइंट्स इसमें लिखने वाले हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 इसी के बेसिस पे लिखते हैं। देखो, अगर मैं इन एनर्जीज को ऑब्जर्व करूंगा तो इसका एनर्जी सबसे कम है, फर्स्ट शेल का एनर्जी सबसे कम है, फिर सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, लाइक दैट। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका एनर्जी अगर हम E1 ले लेते हैं, इसको E2 ले लेते हैं, इसको E3 ले लेते हैं, इसको E4, इसको E5 लिखते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो ज्यादा होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और वो ज्यादा होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और वो ज्यादा होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E2 माइनस E1 is greater than the energy difference between E3 minus E2 is greater than energy difference between E3, E4 minus E3। तो एक पॉइंट तो मैं ये लिख सकता हूं कि एनर्जी डिफरेंस, है ना,
एनर्जी डिफरेंस की बात करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या बोल सकते हैं अपन, E2 माइनस E1 है ना, जो E2 माइनस E1 है दैट विल बी ग्रेटर देन E3 माइनस E2 and E3 minus E2 is greater than E4 minus E3 is greater than and so on we can write। मतलब ऐसे एनर्जी डिफरेंस अपन लिख सकते हैं और वो दिख रहा है अपन को, और ये सभी एटम में सभी शेल्स के लिए एप्लीकेबल हो। ऑब्वियसली बात है, जब आप न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाओगे, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, और नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन की वजह से अपन कह रहे हैं कि एनर्जी बढ़ेगा, और बढ़ना ही चाहिए। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, इलेक्ट्रॉन का शेल, जो इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट होगा, उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस में कम होता जाएगा, राइट। तो अपन लिख सकते, एंड अब एनर्जी डिफरेंस में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E2 माइनस E1, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, अपन क्या कर सकते हैं, दैट इज E2 माइनस E1 विल बी लेस देन E3 माइनस E1। मतलब इन दोनों में डिफरेंस, जैसे अपन ऐसे लिखेंगे तो भाई इसमें E2 माइनस E1 जो है वो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, और E3 माइनस E1 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, और E4 माइनस E1 तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है E2 माइनस E1 इज स्मॉलर देन E3 माइनस E1 इज स्मॉलर देन E4 माइनस E1, वो अपन को पता रहेगा, स्मॉलर देन E5 माइनस E1। तो वैल्यूज को देख के ये तो हमें पता चल रहा है कि दिस विल बी लेस देन E4 माइनस E1। तो ठीक है, वी गॉट द वैल्यूज, हमें वैल्यूज पता है, तो ये तो हम अपने आप लिख सकते हैं, राइट। अब अगर हमें एनर्जी वैल्यूज पता है, तो एनर्जी वैल्यूज से मैं क्या कर सकता हूं, सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ एनर्जीज, तो मैं इसमें अगर जरूरत पड़ेगा, जैसे समटाइम्स इट मे बी हैपन कि भाई अगर मुझे, जैसे ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है ना, तो अपन ने लिखा था कि भाई डेल्टा E इज इक्वल टू होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस दैट विल बी एनर्जी डिफरेंस, that is energy of the higher shell minus energy of the lower shell। तो एनर्जी ऑफ द हायर शेल कैसे लिख सकते हैं अपन, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एनएल स्क्वायर, एनएच स्क्वायर, हायर शेल का एनर्जी, वो एनर्जी का फॉर्मूला दिया था ना आपने, 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया ऐसे, तो ये हायर शेल का एनर्जी हो जाएगा, और लोअर शेल का एनर्जी तो अपन कहेंगे दैट विल बी माइनस। तो इसको ना मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आप नेगेटिव साइन को रखें अपने साथ, सो माइनस ऑफ -13.6 है ना, इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या कॉमन लेते हैं अपन, क्या कॉमन ले लेते हैं अपन, तो आप 13.6 है ना, और नीचे तो 13.6 हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम 13.6 कॉमन लेंगे, तो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन एच स्क्वायर, माइनस ये प्लस कर लेता हूं मैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन एल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, और 13.6 कॉमन लेते हैं। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर भी कॉमन लेता हूं, 1 अपॉन ये एन एच स्क्वायर है, सो 1 अपॉन क्या लिखेंगे अपन, एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच स्क्वायर, ये लो भाई, ये डेल्टा ही आ गया। मतलब अगर मुझे एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन एनी टू शेल्स, तो अगर ये वैल्यू नहीं भी दोगे तो भी मैं एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर लूंगा बिटवीन एनी टू शेल्स। और अगर एनर्जी डिफरेंस दोगे, मान लो मेरे पास गिवन है, मेरे पास एक एटम है,
एक्स एटम, और उसमें मैंने आपसे कहा कि इसका एनर्जी डिफरेंस जो है ना वो 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन विच शेल, और उसमें मैंने आपसे कहा NL इज इक्वल टू सपोज करते हैं 2 एंड NH इज इक्वल टू है मेरे पास 4, बताओ कौन सा एटम है, तो अपन कहेंगे ठीक है इसको 24 ना एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू शेल्स, तो यहां लिखूंगा 24, ये NL हो गया 2 और NH हो गया 4, Z का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो अपन एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट करो। समझ में आया? तो अपन ऐसे बता सकते हैं, तो लाइक दैट वी कैन राइट द एटॉमिक। तो ये हमारे पास फर्स्ट शेल था, तो एक फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम एनर्जी बता सकते हैं, अगर हमें एनर्जी गिवन है फॉर एनी शेल, अगर मुझे किसी शेल का एनर्जी दे दो आप, तो मैं उस एनर्जी से उस शेल का नंबर कैलकुलेट कर लूंगा। शेल का नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि एनर्जी अगर मुझे गिवन होगा, एनर्जी किसी भी शेल का मुझे गिवन होगा और एटम गिवन है, तो मैं उसका शेल कैलकुलेट कर सकता हूं वो एनर्जी किस शेल का है। तो फिर मैं उसका रेडियस भी कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि एज वी गेट द वैल्यू ऑफ एन वी आर एबल टू टेल कि कौन सा शेल है वो, तो वो भी कर सकते हैं अपन। तो एक तो एनर्जी डिफरेंस वाला पॉइंट था, अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड। अब एक बात हमको पता है भाई, एनर्जी ऑफ द शेल हमेशा ना फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। तो अगर एनर्जी ऑफ द शेल फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ड्रॉप करें तो भी 12.75 का ही डिफरेंस होगा, या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फोर्थ शेल में जाए तो भी 12.75 होगा। मतलब या तो मुझे अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा तो एनर्जी कितना, 12.75 का डिफरेंस है, मतलब अपन कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा ना तो एनर्जी इमिट होगी, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल पे जाएगा तो उसे न्यूक्लियस से दूर जाना है ना, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड। कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्सॉर्ब होगा। दैट इज अबाउट द एनर्जी पार्ट, ठीक है, बट पहले अपन पॉइंट्स लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखूंगा इसमें कि अगर हमारे पास जैसे सपोज ऐसे गिवन है, तो अब सपोज करते हैं कि हमारे पास इसमें ऐसे गिवन है और हमने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल में है, सो मैं लिखूंगा दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, number of possible ways a electron can drop from higher state to ground state. ये हायर शेल, जो फर्स्ट शेल होता है ना, ठीक है, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल में प्रेजेंट है और वो ग्राउंड स्टेट पे ड्रॉप करता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज विल बी इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 से कैलकुलेट करेंगे, तो वो डिफरेंस डेल्टा n ऐसे फॉर्मूला बना के अपन बना सकते हैं, बट हमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम इसमें where n is the number for the higher shell, where n is the number for higher shell from which electron drops, for the higher shell from which electron drops, we can write this। तो ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं अपन क्या बात कर रहे हैं अपन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, वी नो दैट हाइड्रोजन एटम है, डिफरेंट एनर्जीज है, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने कहा भाई हमारे पास ऐसे ही राइट,
nth शेल है, फोर्थ शेल था, थर्ड शेल था, सेकंड शेल था, ग्राउंड शेल था, ये मुझे गिवन है। अब अपन से कहा गया कि सपोज करते हैं कि अपन इसमें ना एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसका एग्जांपल है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम फिफ्थ शेल से ले लेते हैं, थोड़ा और ज्यादा ले लेते हैं, फ्रॉम फिफ्थ शेल टू ग्राउंड स्टेट ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, राइट। ये कैलकुलेट करके बताना है कि बताओ अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से ग्राउंड स्टेट तक ड्रॉप करेगा तो कितने पॉसिबल वेज में ड्रॉप करेगा। अब हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे, तो अलग अलग हाइड्रोजन में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है तो अलग अलग हाइड्रोजन में वो क्या करेगा, अलग अलग तरीके से ड्रॉप कर सकता है। अब अपन कहेंगे भाई किसी हाइड्रोजन में ना ऐसे ड्रॉप, मतलब पहले वो 5 से 4 में आया, फिर 4 से 3 में आया, 3 के बाद फिर वो 2 में आया, फिर 2 के बाद वो 1 में आया, मतलब एक एटम में इस टाइप का वेज हो सकता है। मैं कहूंगा फिर दूसरे एटम में ऐसे भी हो सकता है, भाई यहां से वो डायरेक्ट यहां आ जाए, उसके बाद फिर ऐसे आ जाए, तो अपन कहेंगे फिर ऐसे भी हो सकता है, यहां से वो डायरेक्टली यहां आ जाए, फिर यहां ड्रॉप हो जाए, या फिर वो डायरेक्टली यहां से, फिर अपन कहेंगे इसमें मुझे एक और पॉसिबल वेज आ रहा है, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, और उसके बाद यहां से यहां, ये वाला पॉइंट यहां पर कहीं भी नहीं हुआ था, मतलब मुझे ऑल पॉसिबल वेज कैलकुलेट करना है। या फिर वो ऐसे भी हो सकता है, वो यहां से यहां आ जाए, हाँ तो ये वाला वेज तो आपने बना दिया, और फिर यहां से यहां आ जाए, ये नहीं बनाया था। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई जैसे अपन को इसमें ना बहुत सारे लाइंस बना दिए, जबकि अपन को एक बात पता है इट इज इजी टू कैलकुलेट। कैसे, आंसर तो अपना ये था, पॉसिबल वेज में लिखा तो है n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 करना था मुझे, n क्या था 5, सो 5 इंटू 5 माइनस वन मतलब हो गया 5 इंटू 4 कितना होता है 20/2, 10 वेज आ गया। आप इतना सारा लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हो, तो अपन तो चेक कर रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं। तो चलो अपन देखते हैं इसमें कैलकुलेट करके, तो ये 10, यहां तो मुझे बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं, आप तो सिर्फ 10 बता रहे हो, तो अपन कहेंगे देखो ये जो लाइन, इन सब में से मैं किसी एक को कर सकता हूं, वो क्यों, क्योंकि इन सब लाइंस में एनर्जी डिफरेंस, इन सब लाइन का एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन सभी लाइंस के लिए एनर्जी डिफरेंस कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी डिफरेंस इनका सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो इनकी वेवलेंथ भी सेम होगी, मतलब मैं इन लाइंस में आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है तो इनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, इनका वेवलेंथ भी सेम होगा, तो डिफरेंशिएट कैसे करूंगा कि वो डिफरेंट है। भाई हर एक लाइन को मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ तो चाहिए, या तो एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट हो, या फिर फ्रीक्वेंसी अलग हो, या फिर लैम्डा वेवलेंथ अलग हो। जब सभी सेम होंगे तो डिफरेंशिएट कैसे करूंगा। भाई एक फोटोन है, उसका वेवलेंथ, दो फोटोन है उनका वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एनर्जी सेम है, तो कैसे बताऊं वो डिफरेंट है। फिर तो अपन कहेंगे भाई दोनों सेम ही है, तो फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर इसमें ये वाला हाँ ये डिफरेंट होगा, वाई इट इज सो बिकॉज इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट है,
फिर अपन कहेंगे दूसरा, और कोई इसमें ऐसा है तो अपन कहेंगे देखो भाई ये वाला और ये वाला, इनकी एनर्जी सेम है, ये वाले इनकी एनर्जी सेम है, इनको भी आप किसी एक को ही काउंट करो बस, इन दोनों में से किसी एक को काउंट करो, इन दोनों में से किसी एक को काउंट करो। कोई ऐसा है तो अपन कहेंगे और कोई, मतलब देख लेते हैं अपन, एक ऐसा इधर भी है, इनकी भी एनर्जी सेम होगी, इनमें से किसी एक को ही काउंट कर सकते हो आप। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, अब काउंट करके दिखा दो, क्योंकि मुझे लगता है अब सारे के सारे डिफरेंट है। तो अपन कहेंगे भाई ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद अपन लिखेंगे 9, और एक हो जाएगा अपने पास 10, कौन सा, इनमें से एक भी काउंट नहीं किया ना, तो यहीं पे कैलकुलेट करना है अपन को। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया। अब ये तो सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, इसलिए काउंट नहीं करने वाला, ये भी नहीं काउंट करने वाला बिकॉज ये, तो ये 6 हो जाएगा। अब ये तो 7 हो गया अपने लिए पूरा, मतलब ऐसे। अब उसके बाद अपन कहेंगे ये भी काउंट कर चुका हूं 5 में, तो ये वाला काउंट करता हूं 8, तो ये वाला अपन काउंट कर लेंगे 9, और अपना आंसर कितना आ रहा है 10। मतलब अभी एक ऐसा है जो अपन ने नहीं बनाया, तो बनाते, उसमें क्या है, अपन ने कौन सा नहीं बनाया, ये वाला नहीं बनाया, ये लो बना, जो अपन ने नहीं बनाया वो मैं बना देता हूं भाई। ये लो, ये वाला नहीं बनाया आपने, यहां से यहां और यहां से यहां, ये वाला नहीं बनाया, तो ये 10 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, देखो आपने मुझे बता दिया ये किसी एटम में ऐसे ड्रॉप किया, 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 किसी में ऐसे ड्रॉप किया इस वे में, किसी में इस वे में, और किसी में इस वे में। तो आपने ये 10 वेज बता दिए मुझे। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे सर इसमें ना ये नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ना कहीं मिस ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ना कोई तो मिस कर ही दूंगा। ये फॉर्मूला अच्छा आपको बता रहा था कि आपको ये भी आना चाहिए, इससे इजी तरीका देख लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा कि भाई ऐसे कैलकुलेशन में तो मुझे मतलब ऐसे लगा, क्योंकि लेकिन ये अलग अलग अपन ने कितने एटम में दिखाया, ये एटम 1 था, ये एटम 1 था जिसमें इस टाइप का ड्रॉप हो रहा है, ये एटम 2 था, एटम 3, एटम 4, एटम 5, एटम 6, एटम 7, मतलब 7 एटम्स में दिखाया अपन ने, क्योंकि अपन ने तो पॉसिबल वेज बताया ना कैसे ड्रॉप करेंगे, और सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कैसे हो जाएंगे, ये 7 एटम्स में अपन ने अलग अलग बनाया तो 10 आ गया। So it is a gaseous sample, eh? So number of possible ways an electron can drop from higher shell to lower to the ground state in a gaseous sample. मैंने इसको गैसियस सैंपल लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वहां गैसियस सैंपल। अब अपन कहेंगे आप ना कुछ इजी मेथड बता दो इसमें। हाँ तो ठीक है, इजी मेथड देख लेते हैं, देख लो भाई। अपन क्या करेंगे भाई, एक बार 5 to 1 लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया फिफ्थ शेल से, क्योंकि हाईएस्ट शेल कौन सा है, फिफ्थ, तो अपन ऐसे बना लेते हैं, एक बार 5 to 1 ड्रॉप कर वाला बना दिया, सीधा 5 से 1 पे आ गया, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये आ गया भाई। ये सारे अलग अलग हो जाएंगे ना, इनकी एनर्जी अलग अलग होगी। फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, हाँ इनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। फिर अपन लिखते हैं 5 से 3, 5, फिर 4 से 3, इनकी भी एनर्जी अलग अलग होगी, ये भी अलग ट्रांजिशन। फिर अपन लिखेंगे 5 से 4, ये हो गया भाई अलग अलग ट्रांजिशन। काउंट कर लेते हैं, ये 4 हो गए, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, और ये 1 हो गया, कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। तो अपन इसमें बता सकते हैं भाई एनर्जी डिफरेंस आपको पता है सबको, तो ऑब्वियस सी बात है जो 5 से 1 में एनर्जी डिफरेंस होगा वो बाकी किसी में नहीं होगा।
ऐसा लिखने से थोड़ा इजी लगता है, और ऐसा लिखने से मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो ये 10 नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है ना ड्रॉप करने वाले, उनमें से ये 4 क्या हो गया, लाइमन सीरीज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से ड्रॉप करे अगर ग्राउंड स्टेट तक, तो अपन उसे क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से ड्रॉप करे सेकेंड शेल तक, तो उसे अपन कहते हैं बाल्मर सीरीज, ये पैस्चन सीरीज, ये ब्रैकेट सीरीज। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा फिफ्थ शेल से ग्राउंड स्टेट तक, तो उसमें 4 लाइंस ऐसे होंगे जो लाइमन सीरीज में आएंगे, 3 ऐसे होंगे जो बाल्मर सीरीज में आएंगे, एंड 2 विल बी देयर जो पैस्टन सीरीज में है, और एक ब्रैकेट सीरीज में होगा, फंड सीरीज में कोई नहीं होगा, बिकॉज फंड सीरीज में लोअर शेल का नंबर ही 5 होता है। ये अपने पास नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। अब ऐसे लिखना थोड़ा इजी होगा। अब अपन को एक बात पता है अच्छे से, energy is directly proportional to frequency and frequency is inversely proportional to wavelength. तो ठीक है, वी गॉट दैट नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कैसे कैलकुलेट करना होता है। फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन था, हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये जो 10 लाइंस हमने लिखे हुए है ना, इन दोस 10 लाइंस विच लाइन विल हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। Which line will have maximum frequency? तो क्या बताएंगे अपन? Which line will have maximum frequency? तो अपन कहेंगे ठीक है, frequency is directly proportional to your energy difference is directly proportional to frequency। मतलब जिसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होगा, जब फिफ्थ और फर्स्ट शेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि यहां -13.6 होगा और यहां पर माइनस, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कब होगा, तो अपन को पता है, आपने लिखा था E2 minus E1 is smaller than E3 minus E1 is smaller than E4 minus E1 is smaller than E5 minus E1। तो अपन कहेंगे that will be 5 to 1। Why it is so? Because delta E is directly proportional to frequency। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। दूसरा मैं लिखूंगा लाइन विथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। line with the longest wavelength, line with the shortest wavelength। line with second minimum frequency। ये बताने, अगर ये पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होगा ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है भाई, एनर्जी तो हमें पता ही है सभी शेल्स का, फर्स्ट में तो आपने एनर्जी बताया था प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आपने क्या पूछा मुझसे, लॉन्गेस्ट। ये अगर लॉन्गेस्ट होना चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो लीस्ट होना चाहिए। अगर मुझे ये लॉन्गेस्ट करना है
तो एनर्जी डिफरेंस लीस्ट होना चाहिए। एनर्जी डिफरेंस लीस्ट किसमें होगा? 5 to 4 है ना, 5 to 4 में होगा ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 5 to 4। आपको वैल्यूज भी पता है, आप चाहो तो मैं वैल्यूज फिर से लिख सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये -13.6 था, -3.4 था, -1.51 था, -0.85 था, और इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस लीस्ट होगा, डिफरेंस लीस्ट होगा। तो वेवलेंथ और एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब ये अगर शॉर्टेस्ट चाहिए तो ये मैक्सिमम चाहिए एनर्जी डिफरेंस, और मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस तो 1 में होता है, तो ये फिर 5 से बना। अब सेकंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये पार्ट ना अपन को तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए अपन को ये पार्ट, ये छोटे छोटे पार्ट है पता, और क्वेश्चन इसी से सॉल्व होता है। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस अपन यूज करें तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कहां था, ये। उसके बाद तो अपन कहेंगे या तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं या फिर इन दोनों में चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस उसके बाद होना चाहिए। क्योंकि अगर इन दोनों में डिफरेंस चेक करूंगा तो बड़ा होगा, लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस चेक करूंगा तो छोटा होगा। अब सबसे छोटा एनर्जी डिफरेंस, भाई एनर्जी डिफरेंस अपन को क्या है, अपन को पता है एनर्जी डिफरेंस, अगर आप फर्स्ट शेल से इसमें कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा। सबसे छोटा एनर्जी डिफरेंस इसमें है, फिर उसके बाद इसमें है, फिर उसके बाद इसमें है, फिर उसके बाद इसमें एनर्जी डिफरेंस। तो हमें चाहिए था सेकंड मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, तो मिनिमम तो 5 से 4 में था, तो फिर सेकंड मिनिमम 4 से 3 में होगा, तो लिख देंगे भाई 4 से 3 में ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपने पास आ गया। अब इस टाइप से हमें जो भी क्वेश्चंस देंगे हम सारे सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को आप ध्यान रखो और इससे चेक कर लो अपने सारे क्वेश्चंस। मैंने आपको एनर्जी डिफरेंस भी बताया कैसे अपन चेक करते हैं। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ। ठीक है, एक ये एक्सप्लेनेशन हो गया, तो आपको अच्छे से पता चल गया कि हमें कैसे बताने होते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। ये कभी हमसे पूछेंगे कि भाई बताओ कि कितने बाल्मर सीरीज, अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल है या फोर्थ शेल है या सिक्स शेल है तो कितने लाइंस बनेंगे लाइमन सीरीज में। दूसरा वी कैन राइट दैट number of possible ways electron can drop, and electron can drop between any two shells, but not to the ground state, but not to ground state. That will equal to summation of delta n, where delta n is the difference between the where difference where delta n is the difference between the shells.
बिटवीन शेल। तो डेल्टा एन जो होगा वो शेल के बीच में डिफरेंस होगा। तो अपन कैलकुलेट करके बता देते हैं भाई, कैसे अपन को बताना है द डिफरेंस बिटवीन द शेल्स। तो विल राइट दैट कि भाई जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, calculate number of possible ways. So calculate the number of possible ways when electron drop, है ना, number of possible ways an electron drop, है ना, electron drop from we can write that drops from 7th shell to 3rd shell. तो अपन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट नॉट टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब 3rd शेल तक आ रहा है, ग्राउंड स्टेट तक नहीं आ रहा है। अगर ग्राउंड स्टेट होता मतलब ये 1st शेल तक अगर होता तो अपन क्या लिखते हैं उसे, फिर तो अपन लिख लेते 2 से कैलकुलेट कर लेता। लेकिन अगर बिटवीन एनी 2 शेल्स गिवन है अपन को, तो वेल राइट है, इसमें आंसर डेल्टा एन इज इक्वल टू 7 minus 3, that is 4. Right? So summation of delta n will be equal to, that is summation of, और समेशन कैसे लिखना है, समेशन मतलब सम कर दो, और सम कैसे करेंगे अपन, तो लिखेंगे भाई 4 + 3 + 2 + 1, जो डेल्टा एन का वैल्यू आया, स्मॉलर नंबर सारे ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड समेशन। समेशन का मतलब सम ऑल दी नंबर्स। तो अपन ने समेशन कर लिया वैसे, तो कितना आ गया अपने पास, 4 + 3 7, ये 10 पॉसिबिलिटीज आ गया। तो वी आर एबल टू राइट दैट। और उसको फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ पॉसिबल वेज 10 आ रहा है, तो कैसे लिखा है? तो जो पहले फॉर्मूला बताया था उसी से कैलकुलेट कर देते हैं। नहीं, इस वाले पार्ट में कभी कभी सेकंड वो जो फॉर्मूला पहले बताया था, कभी कभी सेम भी आ जाता है, कभी कभी डिफरेंट भी आता है, लेकिन हम कैलकुलेट ऐसे ही करेंगे जैसे हमने बताया था। तो अब हमें एक बात तो ध्यान रखना है कि भाई, बट नॉट टू द ग्राउंड स्टेट, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द शेल, बट नॉट रिलेटेड फ्रॉम द, अब जंप कर रहा है तो ग्राउंड स्टेट से नहीं कर रहा है, सेकंड शेल से 7th शेल पे गया तो भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, या 7th से 2nd शेल पे आया तो भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व नहीं है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हम डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा एन से कैलकुलेट करेंगे। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। तो 3rd पॉइंट का ध्यान रखना। अब एक 4th पॉइंट और लिखो। 4th पॉइंट होता है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, फिर नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ गया भाई, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इलेक्ट्रॉन कैन ड्रॉप, ways electron can drop, so an electron can drop between any 2 shell, between shell in an isolated gaseous atom, in an isolated gaseous atom, gaseous atom will be equal to n-1, ये अपन n-1 लेंगे। अब सभी में डिफरेंस है। पहले वाले में आपने कहा था नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम एनी शेल टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट शेल तक एक्सचेंज करना कंपलसरी है, तो अपन ने लिखा n × n-1 डिवाइड बाय 2। सेकंड, दूसरे पॉइंट में आपने बताया मुझे कि चल तक ना आए तो समेशन से कैलकुलेट कर लेना भाई। और थर्ड में आपने बताया कि यहां पर आप एक ही एटम की बात कर रहे हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है आपके पास एक ही एटम। भाई यहां तो आपने सैंपल की बात की थी और लिख के बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब किसी एक एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा था, दूसरे एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा था कि भाई यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, थर्ड एटम में ऐसे ड्रॉप कर रहा था, मतलब अलग अलग तरीके से ड्रॉप कर रहा था।
तो ये अलग अलग एटम, क्योंकि आपने पहले वाले में लिखा था गैसियस सैंपल, जैसे यहां भी लिखा कि गैसियस सैंपल में ये ड्रॉप करना है, बट यहां तो आप एक ही एटम की बात कर रहे हो। और अगर मेरे पास एक ही एटम होगा, अगर मेरे पास एक ही एटम होगा, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है, मान लेते हैं अपने पास ये जो है, मेरे पास एक ही एटम है। अब अगर मेरे पास एक ही एटम है ऐसे, भाई मेरे पास एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है nth शेल में, और वो फिर ड्रॉप कर रहा है, तो अपन ने कहा भाई n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, n इक्वल टू 3 4 5 ऐसे हो गया। अब इलेक्ट्रॉन सपोज फिफ्थ शेल में प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या होगा और मिनिमम क्या होगा? मिनिमम के लिए तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन को वहां से यहां लेके आ जाओ, हो गया मिनिमम, ये तो न्यूक्लियस है था। तो अपन क्या करेंगे, मैक्स ये nth शेल, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इज नंबर फॉर द शेल हियर, राइट? तो n का वैल्यू हमेशा नंबर फॉर द शेल होता है, आप लिखो या ना लिखो, n इज ऑलवेज नंबर फॉर द शेल, और वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। फ्रैक्शन आ रहा है तो कैलकुलेशन चेक करो, क्योंकि नंबर फॉर द शेल फ्रैक्शन थोड़ी हो सकता है। तो यहां फिफ्थ शेल है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं, तो अपन कहेंगे भाई यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। n का वैल्यू कितना है आपके पास, 5, देयरफॉर पॉसिबल वेज कितने हो गए, 4 हो गए। आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो फिर आप यहां से फिर ऐसे क्यों नहीं एज्यूम कर रहे जैसे उस टाइम कर रहे थे, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आप बोल रहे थे यहां से यहां आ जाएगा, फिर यहां से ऐसे, हाँ तो फिर वो दूसरा एटम हो जाएगा। और आप यहाँ लिख रहे हो ना आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड का मतलब एक ही एटम है आपके पास। अगर किसी एक ही एटम में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, अब मैं ये थोड़ी एज्यूम कर सकता हूं कि अच्छा ठीक है फिर यहां पे चला जाएगा, नहीं, वहां क्यों जाएगा, फिर तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाएगा वहां पर। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है कि एक ही एटम है आपके पास, उस एटम में मैक्सिमम पॉसिबल वेज, मैक्सिमम पॉसिबल वेज क्या आ सकते हैं, वो n-1 हो। तो जो हायर शेल का नंबर है मिनिमम, तो अपन कहेंगे सीधा यहां से यहां ड्रॉप कर दो, लो ये मिनिमम, मिनिमम एक तो सभी में हो जाएगा। तो आप ना तीनों सेंटेंस पे ध्यान रखना, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इलेक्ट्रॉन कैन ड्रॉप इन अ गैसियस सैंपल, n into n minus 1 divided by number of possible ways electron drops from higher shell to lower shell in a gaseous cell, but not to the ground state. Solution of that. Number of possible ways electron drop एक ही एटम में, तो n-1। अब इसमें थोड़ा और ट्विस्ट करके अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे? मैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन कि भाई कैसे अपन से एग्जांपल पूछ सकते हैं, और मतलब क्योंकि इतना इजी तो नहीं पूछेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखा तो n-1 तो बता ही देना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे बता, ऐसे क्वेश्चन बना, कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम requires to obtain 8 lines if the electron is present in fifth shell। ये क्वेश्चन आ, तो अपन कहेंगे आपने ना मिनिमम नंबर ऑफ एटम पूछा है हाइड्रोजन एटम, मतलब मुझे हर एक और पूछा है कितने मिनिमम नंबर ऑफ एटम चाहिए ताकि मुझे 8 लाइंस मिल जाए। ठीक है भाई, बता देता हूं, फिफ्थ शेल में बना रखा है ना, तो एक तो यही हो गया एटम, इसमें 4 लाइंस आ गए, मतलब 8 में से 4 बन गए, अब मुझे 4 और बनाने, 8 में से
4 बन गए, अब मुझे 4 और बनाना है। तो 4 और कैसे बनाऊं? तो दूसरा आइटम बनाता हूं। ये आइटम हो गया 1 मेरे लिए, तो थोड़ा ऐसे और साफ लिख लेते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको हटा देता हूं ऐसे, ठीक है। कितने आइटम अपन को बनाने हैं तो वो देख लेते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे पास पहले एक हाइड्रोजन में देखते हैं, और एक हाइड्रोजन में ना मैक्सिमम बनाने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज सो, क्योंकि आपने पूछा ना मिनिमम नंबर ऑफ एटम। मिनिमम नंबर का मतलब है कि जो भी एटम आपके पास गिवन है उसमें मैक्सिमम लाइन बनाने की कोशिश करना, ताकि आप मिनिमम नंबर ऑफ एटम बता सकें। तो एक एटम में जो फर्स्ट वाला एटम था उसमें 4 बन गए, इसमें 4 बन गए मेरे पास इस हाइड्रोजन एटम। अब दूसरा हाइड्रोजन एटम लेता हूं। तो मैं कहूंगा भाई दूसरे एटम में ना, दूसरा हाइड्रोजन एटम में मैं क्या करूंगा, इसमें से एक ऐसे बना लूंगा, एक ऐसे बना लूंगा। अब इनका एनर्जी डिफरेंस इनसे अलग है, सो इनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी इनसे अलग होगा। तो ये हो गए 6 मेरे पास। अब मैं दूसरा बना लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं बना कि इधर से इधर फिर इधर से इधर। तो मैं कहता ये वाला तो आप बना चुके हो, एक ही बना फिर तो इसमें, जबकि आप 2 बना सकते थे। तो ऐसे बनाना गलत होता, क्योंकि अगर ऐसे बनाओगे तो मुझे एक ही काउंट करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला। और इस अगर सिर्फ ये वाला काउंट करोगे तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ा दोगे। सो आप जो भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लोगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपने मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है। इसलिए ये गलत था अगर मैं ऐसे बनाता। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं दूसरा एक और हाइड्रोजन एटम लेता हूं और फिर बनाने की कोशिश करता हूं। अब इस वाले हाइड्रोजन एटम में जो है ना, ये वाला हाइड्रोजन एटम, इसमें मैं इन जो ये वाले लाइंस है ना, इनसे डिफरेंट बनाने हैं अपन को। तो डिफरेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे कर लेता हूं भाई ये, हाँ ये डिफरेंट तो है, लेकिन क्या हम इससे ज्यादा बना सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें तो एक ही आएगा, ये वाला तो आप बना चुके हो, इसलिए उसको तो कंसिडर नहीं कर सकता मैं, तो सिर्फ एक ही कंसिडर कर पाऊंगा। इसके अलावा कुछ और बना सकते हैं जिससे कि एटलीस्ट 2 आ जाए। तो अपन कहेंगे इसके अलावा अगर मैं इसको यहां और फिर इसको यहां और फिर इसको यहां, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आप ये भी बना चुके हो। 5 to 4 बना लिया ना अपन ने, और 1 to 2 to 1 भी बना लिया आपने। तो हाँ 4 to 2 आपको एक मिलेगा डिफरेंट, जो आपने नहीं बनाया 4 to 2। तो अपन कहेंगे भाई ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत नहीं होगा, मतलब एक ही मिलेगा नंबर। तो ये वाले में अपन को एक ही मिला नंबर, तो अपन कहेंगे ठीक है फिर 4 तो हो ही जाएगा हाइड्रोजन एटम ना। अपन कहेंगे अब एक तो मैं डायरेक्टली बना सकता हूं यहां से यहां तक, ऐसे ये भी बना सकता हूं, या फिर जैसे इससे पहले बनाया था अपन ने 4 to 2 वाला, वो भी बना सकते थे। तो मिनिमम कितने आंसर हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो अपना आंसर होगा 4। इस वाले हाइड्रोजन एटम में कितने लाइंस आ रहे थे, 4। इसमें कितने आए, 2। इसमें कितना आया, 1। इसमें कितना आया, 1। टोटल हो गया 8। तो अगर मुझे 8 लाइंस बनाने हैं in a isolated hydrogen atom, calculate the minimum number of hydrogen atom required to obtain 8 if the electron is present in the fifth shell। तो कम से कम मुझे 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए, 8 लाइन बना सकते। आइसोलेटेड एटम का मतलब है कि एक बार वो ड्रॉप कर गया तो आप वापस अज्यूम नहीं कर सकते कि यहां से फिर ड्रॉप करेगा। हाँ तो वो दूसरा एटम लो, तो एक ही एटम में ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता। सो दिस इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज में हमने 3 टाइप से लिखा। एक, when the electron drops from any shell to the ground state। दूसरा, when an electron drops from the any shell to other shell but not to the ground state। और एक अपन ने लिखा कैसे कि when an electron drops in the isolated gaseous atom। तो अपन ने, तो ये अपन ने डिफरेंट वेज लिखे। अब अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। अब अपन चेक कर सकते हैं, दैट इज कि भाई अगर सपोज हमारे पास ऐसे गिवन है, ये अपना होगा पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट नंबर 4 डिस्कस किया। तो पॉइंट नंबर 5 में मेरे पास गिवन है
we'll say that if we gives 11 electron volt of energy to the atom in the ground state, to which shell it will move. अब अपने पास ऐसे कितने, मैंने कहा कि भाई हमारे पास ना ऐसे एक हाइड्रोजन एटम है। अब जो कंसेप्ट मैंने यहां पर बताया ना हाइड्रोजन एटम के लिए, आप दूसरे एटम के लिए भी सेम कंसेप्ट यूज कर सकते। कंसेप्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, n इक्वल टू 1 आ गया, n इक्वल टू 2 आ गया, n इक्वल टू 3 आ गया, n इक्वल टू 4 आ गया। 1 2 3 4, इसका एनर्जी 13.6 होता है, माइनस 3.4 होता है, माइनस 1.51 होता है, माइनस 0.85 होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन को पता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अपन को पता है अच्छे से कि इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना है, 10.5 10.2। इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना है, 12.1। इनमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी कितना दिया, 11 इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसके, मैंने इसको इतना एनर्जी दिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा। अपन से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मूव करेगा, तो अपन कहेंगे भाई यहां पर अगर यहां से यहां जाना है तो 10.2 मिल जाएगा, बाकी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी एक्स्ट्रा होगा उसके पास, तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अपन अज्यूम कर लेते हैं 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने इमिट कर दिया, तो अपन कहेंगे ये अज्यूम नहीं कर सकते। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडीज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर पैकेट ऑफ एनर्जी ही एब्सॉर्ब कर सकता है, बस। तभी तो जब हमने आयरन रॉड को हीट किया था ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला था, मैंने आपको पढ़ाया। आयरन रॉड रेड, फिर रेड, येलो, ब्लू, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। कभी भी इसमें मतलब एनर्जी डिफरेंस, इसका एनर्जी यहां पर कभी भी अपन ऐसे नहीं लिख सकते -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इम्पॉसिबल है ही नहीं, वहां शेल ही नहीं है, तो एनर्जी कैसे लिख सकते हो आप। मतलब हाइड्रोजन एटम से जो रेडिएशन ले सकते हैं ना, वो कौन से रेडिएशन है, या तो 12.2 10.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रेडिएशन हो सकता है, या 12.1 का एनर्जी रेडिएशन हो सकता है, 5 का एनर्जी रेडिएशन हो सकता है, और कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं हो सकते उसके अलावा, मतलब फिक्स एनर्जी रेडिएशन हो सकता है। जब भी अपन हाइड्रोजन एटम को हीट करेंगे तो कौन से एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब जो इनके एनर्जी डिफरेंस होंगे, 2 कभी नहीं हो सकता। एमिट भी करेगा तो यही फोटॉन्स, एनर्जी वाले फोटॉन्स अपन को मिलेंगे, बाकी नहीं मिल सकते। तो एब्जॉर्ब भी करेगा तो यही एनर्जी वाले फोटोन ये एब्जॉर्ब कर सकता है जो इनके एनर्जी डिफरेंस होंगे, बाकी नहीं कर सकता। आप इसका एनर्जी डिफरेंस बता दो कि इतना वाला फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा क्या, हाँ करेगा ना, बस उस केस में 3 to 4 चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर कहीं भी 11, अगर आपने कहा कि ग्राउंड स्टेट में है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, तो या तो वो आप इसको 10.2 बनाओ या 12.1 बनाओ। अगर कहोगे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो मैं कहूंगा वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। दैट वाज प्लैंक क्वांटम थ्योरी।
वो कहता है कि भाई कोई भी एटम ना पैकेट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कंटिन्यूस नहीं करता। पैकेट मतलब हाइड्रोजन एटम 10.2 का पैकेट एब्जॉर्ब कर सकता है, 12.1 का पैकेट एब्जॉर्ब कर सकता है, 12.75 का पैकेट एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन 11 का नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से उसको फर्स्ट शेल में जाना है तो 10.2 चाहिए, सेकंड में थर्ड 12.1 चाहिए। ये तो उसे चाहिए ही नहीं, लेगा ही नहीं इसे। एटम सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एमिट भी करेगा। दैट्स व्हाई वी से दैट कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो तब आता जब अपन ये प्रूव कर पाते कि इलेक्ट्रॉन शेल के बीच में भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है, वहां तो मिल ही नहीं सकता है। तो अपन कहते हैं अच्छा यहां से भी ड्रॉप करेगा तो एनर्जी मिलेगा और उसके बीच में से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप नहीं सकता। तो दैट्स व्हाई वी से दैट कि ऑल बॉडीज एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशंस डिसकंटिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि सभी बॉडीज एटम से बने होते हैं और एटम में शेल की एनर्जी फिक्स होती है। तो बीच में जो गैप होता है ना इनके शेल्स के बीच में, वो गैप है, उस गैप में जो एनर्जी वैल्यूज होंगी वो इमिट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्यों? वहां इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। सो अगर आप इसको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने वाले हो, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव इनटू एनी शेल, इट विल रिमेन इन द ग्राउंड स्टेट। एटम्स emit and absorb fixed energies. So 11 electron volt energy will not be absorbed by hydrogen atom. It can absorb 10.2 or 12.1, as it can only absorb what? 10.2, 12.1, 12.75, etc. But not 11 electron volt. ऐसा कोई भी एनर्जी जो आप उससे दोगे एटम को और वो डिफरेंस बिटवीन द शेल्स में नहीं आता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है भाई, अब हम चेक करेंगे। सो वन थिंग वी नो दैट कि भाई सिर्फ बॉडीज जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब और एमिट करेंगे रेडिएशंस। नेक्स्ट आई कैन राइट इज पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं। हम बोलते हैं ऑल, है ना, बाल्मर रेडिएशन, है ना, जो भी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, ऑल, है ना, visible lights are present in, है ना, are present in Balmer series. But all Balmer series are not in visible region. ठीक है भाई, मतलब ये तो बात समझ में नहीं आई। आप तो बोल रहे थे कि बाल्मर रीजन जो होता है वो विजिबल रीजन होता है। अभी वो टेबल से कि देखो, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं फॉर बाल्मर रीजन, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसका, अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन फॉर बाल्मर सीरीज, NL will be equal to 2
एंड NH विल बी इक्वल टू 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, राइट? ये अपन को पहले से पता है, बाल्मर रीजन होगा तो NL का वैल्यू 2 होना चाहिए और NH का वैल्यू 3, 4, मतलब हायर शेल कुछ भी हो सकता है। अभी वो टेबल से जब इलेक्ट्रॉन करता है, देखते हैं अपन कि भाई ऐसे ना, तो एक में लिख सकता हूं भाई, क्योंकि NL और NH की वैल्यू लिखते हैं अपन, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं द ट्रांजिशन। तो मैं NH लिख लेता हूं, मैं NL लिख लेता हूं, NL तो 2 ही रहेगा, NH का वैल्यू 3 है और NL का वैल्यू 2 है, ये 4 हो सकता है, ये तो 2 ही रहेगा, ये 5 होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 6 होगा तो भी ये 2 रहेगा, ये 7 होगा तो भी ये 2 रहेगा, इसे तो 2 रहना ही है हमेशा। अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन लिखते हैं ऐसे, अब इसमें मैंने ना वेवलेंथ कैलकुलेट किया, अपन को पता है वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू Z स्क्वायर, 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर, ये वेवलेंथ कैलकुलेशन होता है। मैंने ना इनका वेवलेंथ कैलकुलेट किया, इनका ना वेवलेंथ कैलकुलेट, अब जब मैंने वेवलेंथ कैलकुलेट किया तो मुझे ऐसे, ये वेवलेंथ कैलकुलेट किया, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ठीक है, ये बाल्मर ट्रांजिशन तो है, लेकिन मुझे ये वेवलेंथ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपने बता रखा है कि विजिबल रीजन तो 780 से लेके 400 तक होता है, 400 तक होता है, तो अपन को पता है ना विजिबल रीजन क्या होता है। यहीं पे लिखता हूं विजिबल रीजन, ये तो आपने बता रखा है मुझे, भाई 780 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक ही अपन को वेवलेंथ दिख सकते हैं। अभी 722 वाला तो मुझे दिखेगा ही नहीं, 822 वाला तो इससे भी छोटा आएगा, वो भी नहीं दिखेगा। मुझे कौन से दिख सकते हैं? ये वाले, वो इट इज सो बिकॉज वो इस रेंज में लाई करता है। भाई जो विजिबल रीजन का रेंज होगा मुझे बस वही दिख सकता है, मतलब 4 ही ऐसे मतलब ट्रांजिशन है विच आर प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन। उसके अलावा बाल्मर सीरीज में बाकी जितने ट्रांजिशन है वो सारे के सारे शॉर्टर वेवलेंथ है, हायर एनर्जी ना, अल्ट्रावायलेट रीजन। ओनली 4 आर इन विजिबल रीजन, रेस्ट आर इन यूवी रीजन। क्योंकि वेवलेंथ छोटा होता जाएगा ना, वेवलेंथ छोटा होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, तो वो तो अल्ट्रावायलेट हो जाएगा। मतलब सिर्फ 4 ही ट्रांजिशन, बिकॉज ये जो 4 है ना ट्रांजिशन, यही इन चारों के बीच में लाई करते हैं, बाकी सारे किस में लाई करेंगे भाई, इससे कम होता गया ना एनर्जी, और एनर्जी इसमें वेवलेंथ कम होता जाएगा तो एनर्जी बढ़ता जाएगा। 7 to 2 में 390 आएगा। तो अपन से पूछेंगे सारे विजिबल रीजन में होते हैं क्या, सारे विजिबल बाल्मर रीजन है क्या? तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, जितने विजिबल हैं वो बाल्मर तो है, लेकिन सारे बाल्मर को अगर आप विजिबल बोलोगे तो मना कर दूंगा। यही लिखा, ऑल विजिबल लाइंस, 4 ही तो है, आर प्रेजेंट इन बाल्मर सीरीज, करेक्ट है, 4 होते हैं विजिबल और वो बाल्मर सीरीज में। बट ऑल बाल्मर सीरीज मतलब 72, 822, 922 आर नॉट इन द विजिबल रीजन, करेक्ट, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। तो भाई जितने विजिबल रीजन हैं, जितने भी विजिबल ट्रांजिशंस हैं, ये विजिबल लाइंस हैं, वो सारे के सारे बाल्मर में हैं, क्योंकि एनएल का वैल्यू आपने 2 ले रखा है। लेकिन सारे आप बोलोगे कि सारे के सारे बाल्मर रीजन ट्रांजिशन विजिबल रीजन में, तो नहीं, सिर्फ 4 ही होते हैं विजिबल रीजन, और वो वेवलेंथ।
आप ये वेवलेंथ दे दो, मैं अपने आप ही बता दूंगा ये ट्रांजिशन की बात कर रहे हो। मतलब यहाँ पर आप इसको 410 नैनोमीटर्स दे दो, मुझे वो NL और NH कैलकुलेट करके देने की भी जरूरत नहीं, मुझे पता ही है वैल्यूज क्या होंगी। व्हाई इट इज सो? बिकॉज एनर्जी ऑफ द शेल्स इज फिक्स्ड, तो वेवलेंथ इज फिक्स्ड। वी कैन राइट। तो अपन ट्रांजिशन की बात कर सकते हैं कि कौन सा विजिबल ट्रांजिशन है, कौन सा बार बार ट्रांजिशन, इसे बता सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दैट, यू कैन से दैट कि अपन बता सकते हैं भाई ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। अब सपोज करते हैं कि भाई अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पढ़ने से हमें क्या एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं अपन, क्या मतलब उससे बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन चेक करेंगे, तो विल राइट लाइक दिस, मैं इसको हटा देता हूं। इसके बाद आप क्वेश्चंस जो भी है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रा एज वेल एज रिलेटेड टू द बोर थ्योरी। अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अब अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली अब सारा ही पार्ट अगर मैं बताऊंगा ना तो फिर आप अपने आप से क्या सोचोगे, तो कुछ पार्ट में ऐसे छोड़ देता हूं जिसमें आप थोड़ा सा आप अपने आप सोचोगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन एक पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं उनको कैसे बताना है। या आप थोड़ा सा डेरिवेशन भी देखो, कभी कभी हमें RH का वैल्यू मतलब RH का एक्सप्रेशन बता दो, जैसे अपन लिखते हैं ना 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू Z स्क्वायर इंटू 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NX स्क्वायर। तो कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं बताओ भाई RH का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे कि RH का एक्सप्रेशन क्या, मतलब जो RH का वैल्यू आता है ना, लिखते हैं ना 109678 पर सेंटीमीटर, ये वैल्यू लिखते हैं अपन। तो ये वैल्यू जो आती है ये कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको डेरिवेशन आना चाहिए। अब अगर अपन को डेरिवेशन आना है तो एक बात आपको अच्छे से पता है यहाँ पर कि आप क्या करो, अगर मैं दोनों तरफ HC से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एनर्जी बन गया, डिफरेंस इन द शेल्स बन गया ना एनर्जी। इसका मतलब है आपने ये डेरिवेशन एनर्जी से किया। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई एनर्जी का डेरिवेशन आपको पता है, E इजिकल टू क्या होता है, तो अपन कहेंगे भाई E इजिकल टू होता है -1/2 के ZE स्क्वायर अपॉन R, ये बढ़ा था। और R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, R का वैल्यू क्या होता है, R का एक्सप्रेशन अपन को पता है -1/2 के ZE स्क्वायर, और R का एक्सप्रेशन क्या बनाया था मैंने इक्वेशन 5 में, n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर के ZE स्क्वायर m, ये बनाया था। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बन गया अपने पास, तो बन गएंगे एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया, इसको हटा देता है ऐसे, तो अपन लिखेंगे -2 k² z² e टू द पावर ऑफ 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय n² h², ये बन गया भाई अपने पास एनर्जी की एक्सप्रेशन। तो मतलब एनर्जी ऑफ द शेल विल बी दिस। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसमें ना अपन ऐसे कर सकते हैं, एनर्जी मुझे गिवन है, अब एनर्जी के एक्सप्रेशन में अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो ये तो नंबर फॉर द शेल है और ये एटॉमिक नंबर, बाकी सारे पार्ट कांस्टेंट है, आप देख लो। तो अगर मान लो मैं ऐसे कर लेता हूं, मेरे पास एनर्जी ऑफ द, अपन ऐसे लिखा कि मेरे पास एनर्जी ऑफ द हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर शेल कर लेता हूं, और ई मुझे पता है क्या होता है, तो मैं क्या लिख लूंगा इसके लिए, एनर्जी ऑफ द हायर शेल, सो -2 k² e टू द पावर ऑफ 4 पाई स्क्वायर
m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और n h है ना ये nh स्क्वायर ये लिख लो और z स्क्वायर इधर। तो मैं क्या करूंगा, ये तो हो गया आपके पास EH हायर शेल का एनर्जी, ठीक है। तो लोअर शेल का एनर्जी क्या लिखेंगे भाई, उसमें क्या, इसकी जगह आप क्या लिख लोगे, NH की जगह NL लिख दोगे। तो अपन क्या करेंगे, माइनस 2k² e टू द पावर ऑफ 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और NL स्क्वायर लिख लेंगे। ये माइनस इंटू माइनस प्लस लिखने वाले। तो अपने पास क्या आया, EH माइनस EL विल बी इक्वल टू, इसको प्लस करते हैं तो इसको पहले लिख लेते हैं और इसको माइनस ऐसे लिख देते हैं। तो भाई 2k² e टू द पावर ऑफ 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू NL स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये लिखते हैं अपन। सो माइनस 2k² e टू द पावर ऑफ 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर डिवाइड बाय कर देता हूं h स्क्वायर इंटू NL स्क्वायर। बस थोड़ा सा ध्यान रखो कोई पार्ट मिस ना हो जाए आपसे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। आप दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, जो पार्ट कॉमन होगा तो ठीक है ना। Z और NL के अलावा, मतलब Z सारा कुछ, NL और NH, ये NH था अपना, NL और NH और NL के बराबर अलावा और है क्या जो मतलब कॉमन नहीं हो सकता। बाकी सारा पार्ट तो कॉमन ही था, तो मैं इसको डेल्टा H लिख लेता, डेल्टा E लिख लेता हूं और कॉमन निकाल देता हूं क्या, K² e टू द पावर ऑफ 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और z स्क्वायर लिख लेता हूं। बचेगा क्या मेरे पास, 1 अपॉन n h स्क्वायर, मैंने इसको पहले लिखा था तो ये NL था और ये NH था, है ना, क्योंकि अपन ने इसको बाद में लिखा ना माइनस करके, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस NL इधर आया, तो अपन को NL लिखना होगा माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर। ये लो भाई, हो गया अपने पास। किसी को डाउट है तो बताओ। अब अपन क्या करेंगे, इसको ना, ये तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, तो अब इसमें अपन ये बता सकते हैं, आप एनर्जी के एक्सप्रेशन को भी बताओ ना। ये वाला वैल्यू अपन क्या करते हैं, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स। के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ई का वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 10 की पावर माइनस 19, पाई 22/7, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg, एच प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड्स। अगर ये सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ना तो अपने पास क्या आएगा, अपन ने क्या लिखा, वी गॉट दैट 13.6, z स्क्वायर है, ये आ गया। मतलब 13.6 जो अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखते हैं वो कैसे आता है, ये एक्सप्रेशन है उसका, कांस्टेंट 13.6। अपन कहेंगे हमें तो RH का एक्सप्रेशन चाहिए, तो वो बना देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, आप ना डेल्टा ई को क्या लिख सकते हो, HC बाय लैम्डा, एनर्जी है ना। तो क्या आएगा अपने पास 2 पाई, राइट ना, क्या लिख सकते हैं अपन, K² e टू द पावर ऑफ 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, क्या आ जाएगा अपने पास, इंटू z स्क्वायर 1 अपॉन NL स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर। लो भाई, HC को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, 2k² e टू द पावर ऑफ 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h क्यूब इंटू c z स्क्वायर 1 अपॉन NL स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर। ये लो भाई, ये 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH, ये है RH आपका। ये वैल्यू कितनी आती है अपने पास, 109678 पर सेंटीमीटर। तो अपने पास आ गया RH का एक्सप्रेशन। RH क्या होता है एक्सप्रेशन में, RH विल बी 2k² e टू द पावर ऑफ 4 पाई स्क्वायर
m डिवाइडेड बाय h क्यूब इंटू c, ये आपका आर एच का एक्सप्रेशन। सारे फॉर्मूले आपस में कोरिलेटेड है, तो अगर अपन से आर एच का एक्सप्रेशन पूछे वो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को आर एच का एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं अपन। तो ये आपस में कोरिलेटेड है सारे के सारे एक्सप्रेशंस। That is about the expression for RH. So this is about the calculations, और ऐसे अपन बता सकते हैं जो भी अपन से पूछेंगे, फॉर्मूला वगैरह पूछें या कुछ भी पूछें तो अपन बता सकते हैं। ठीक है भाई, अब और क्या पूछ सकते हैं अपन से, तो दिस इज अबाउट द वी कैन से दैट बोर थ्योरी एंड इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, वैसे हमको क्या चाहिए होता है, एक ये इक्वेशन अपन को पता है और एक ये इक्वेशन 1/λ ना, आर एच वाला इक्वेशन, इसमें आर एच लिखने के बाद जो अपन लिखते हैं वो एक्सप्रेशन चाहिए। बाकी अपन से कह सकते हैं कि भाई आप एक्सप्रेशन बना दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एच का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि इसमें से ना कुछ कुछ पार्ट को आप ध्यान रखो, जैसे एच क्यूब आता है डिनोमिनेटर में, एच क्यूब आता है और सी आता है, तो थोड़ा सा अपन को ना जो ऑप्शन गिवन होंगे ना उसमें अपन को पता चल जाएगा, कहीं एच स्क्वायर लिखा होगा, कहीं कहीं एच सी क्यूब लिखा होगा, तो उस टाइप से आपको पता होना चाहिए, तो अगर वो पता होगा तो अपन इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज अबाउट योर राइट बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अब आप एक क्वेश्चन लिखो, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक है। कैलकुलेट calculate the wavelength of photon, calculate the wavelength of electron लिखना है अपन, calculate the wavelength of electron when an electron drops, when an electron drops from the fifth shell to second shell, electron drops from the fifth shell to second shell in helium ion, He plus in the helium ion, आप सॉल्व करके बताओ, when electron drop from fifth shell to second shell in the helium ion, आप कैलकुलेट करके बताइए।
आंसर आया इतनी देर में तो आ जाना चाहिए आंसर। अपने पास आंसर आया, एक आंसर तो आया 10⁻7 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ठीक है कोई बात नहीं। 1/10 मतलब डिवाइड बाय 0.9 का मतलब हो जाएगा, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.1 10⁻6। ठीक है तो वह देखते हैं ना। वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो अपन को गिवन था हीलियम, मतलब Z का वैल्यू हो गया 2, NH का वैल्यू मतलब हायर शेल, तो ना हायर शेल को N2 लिख लेते हैं। N2 अपन को गिवन है 5 और N1 अपन को गिवन है 2, लोअर शेल इज N1। वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताना है तो 1/λ करते हैं। 1/λ विल बी इक्वल टू RH into Z square, 1/N1 square minus 1/N2 square। तो लैम्डा कैलकुलेट करना है तो 1/λ इज इक्वल टू RH। Z कितना गिवन है अपन को 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये लिखूंगा मैं 5 का स्क्वायर। सो 1/λ विल बी इक्वल टू RH, तो मैं इसको लिखता हूँ RH into 4, ये 1/4 है माइनस 1/25 है, तो 25 माइनस 4 21/100 आ गया ये मेरे पास। तो मेरे पास आ गया लैम्डा 1/λ विल बी इक्वल टू 1/λ विल बी इक्वल टू हाउ मच, RH into 4 into ये आया मेरे पास 25 माइनस 4 मतलब 21 डिवाइड बाय 100 आया मेरे पास। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब लैम्डा लिख देते हैं अपन। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय RH into 4 into 21, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 84 कर देते हैं इसको, तो इसको 84 कर लेते हैं, 84 RH आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब RH का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय ये आता है 1.09 इंटू 10⁻7, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 84 कर देता हूं। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको ना 1.019 को ना 1.1 कर लेंगे अपन कैलकुलेशन के लिए। तो ये तो कैंसिल हो गए, 2 0 तो कैंसिल करो भाई पहले, तो 10⁻−5 बच गया इधर। तो अपने पास आया लैम्डा विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻−5 डिवाइडेड बाय 84 into 1.1,
ऐसे कर लेते हैं, 1.09 को ऑलमोस्ट 1.1 ले लेते हैं, है ना। तो अपने पास आ जाएगा ये 1/92, तो 92 मतलब 93 पॉइंट सम आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैं इसमें 84 में 1.1 है ना, तो 8.4 ऐड कर लेता हूँ, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो जाएगा अपने पास, तो ये 92.4 आ रहा है। तो 92.4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻⁻5, तो 1/, ठीक है भाई अपने पास आ गया 1/92 का मतलब हो गया, इसको लिखते हैं अपन पॉइंट, तो एक जीरो, एक और पॉइंट तो एक और जीरो, 1 लिख लेते हैं, comes out to be around 1 into 10⁻⁻7 मीटर्स। ये लो भाई 1 into 10⁻⁻7 मीटर्स आ रहा है मेरा आंसर, ये आपको कैलकुलेट करके बताया। तो आप थोड़ा सा अगर, और इसमें से कोई ऐसा पार्ट बताओ जो मैंने आपको नहीं बताया। z आपको पता था, वो डिपेंड करेगा, आप z इसलिए तो कॉमन ले रहे थे जब आप अभी एक्सप्रेशन बता रहे थे, तो z कॉमन लेने का रीजन तो यही था ना अपने पास, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन से पूछ रहा है कि मेरा आंसर सही था क्या, चलो देख लेते हैं उसका आंसर। तो अपन कहेंगे उसका आंसर गलत था, और लिख रहा है ना सर मेरा आंसर राइट था, है ना। तो तूने 10⁻7 डिवाइडेड बाय लिखा है 0.924, और जबकि ये 10⁻⁻7 है, चलो मान लेते हैं हम लोग 10⁻7 तो आ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तूने कैलकुलेट किया हमारे लिए वही काफी है। तो देखो इनिशियली मेरे एक्सपेक्टेशन ये थोड़ी होता है एक बार बताया और बस हो गया, आपको आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करना होगा। सर ने हमको बताया, हम प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, और अगर हमसे नहीं आता है वापस सर से पूछेंगे व्हाट वाज द रीजन, भाई आपने हमको बताया सारी चीजें, आंसर भी आते हैं, तो फिर हमसे क्यों नहीं आ रहा, प्रैक्टिस से आएगा। अगर ऐसा होता तो इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं और इतने सारे पढ़ते हैं बच्चे, सभी नहीं कर लेते हैं, थोड़ा अपन को लगेगा अरे यार कैसे कैलकुलेशन इतना सारा, मुझे तो तुरंत समझ में नहीं आता है। हाँ तो कभी ये तो ऐसे भी बोल सकते हो सर ना आप कुछ ऐसे करो, मुझे ये फॉर्मूले वगैरह एक साथ दे दो ना कहीं है तो, कोई बात नहीं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं 2-3, अपन उनको देख लेते हैं भाई, थोड़े और फॉर्मूले ये शीट में गिवन होता है, एक्सरसाइज 1 में फॉर्मूले गिवन होते हैं ना, हर एक सेक्शन में वही फॉर्मूले होते हैं, एक बार तुम खुद लिखोगे तो याद भी हो जाएंगे। मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिखे हुए नोट्स भी दे सकता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, बच्चे को बोलूंगा किसी को, वो स्कैन करके कैम स्कैनर से मुझे भेजेगा, मैं पीडीएफ बना के मैं तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा, बट जब तक अपने आप नहीं करोगे ना रिजल्ट नहीं आता। अगर रिजल्ट चाहिए तो तुमको अपने आप पढ़ना, मेहनत करनी होगी, जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे उतना इजीली आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जो अपन क्लास में पढ़ेंगे उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं आते, चाहे कोई भी एग्जाम, या फिर अपन ऐसे करें कि भाई हमको क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आप बता दो ऐसे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहे, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने तो स्पून फीडिंग से बस हमने अपना दिमाग चलाई नहीं, जो आपने बताया और आपने सारे क्वेश्चन करवा दिए, अपन को सिर्फ शीट सॉल्व करनी है बस खत्म। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप शीट के अलावा भी कहीं से सॉल्व करें तो अपन को कंसेप्ट पता है कैसे सॉल्व करते हैं, और वही अपने मेन पार्ट होता है। चलो ठीक है, अब मैं एक दूसरा सिचुएशन बनाते हैं अपन, है अब मान लेते हैं अपन, ये तो आपको पता चल गया कैसे करना है, क्लास में तो ऑब्वियस बात है मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही दूंगा, ताकि जब आप शीट वगैरह सॉल्व करें तो आपको लगे हाँ हमें पता है, सबने ऐसे अच्छे खासे क्वेश्चन करवा रखे हैं हमें। तो चलो एक क्वेश्चन अपन बनाते हैं और एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं, लिखो मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, वो क्वेश्चन है कि, अच्छा अपन शीट से ही कर लेते हैं, आप शीट है आपके पास, सबके पास शीट होगा, शीट निकालो एडवांस वाला, शीट है सबके पास, सबके पास शीट है क्या, हाँ सर।
कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास शीट नहीं है? सर मेरे पास नहीं है शीट। चलो फिर अपन क्या करेंगे, शीट के ऊपर मैं ना तुमको अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर का शीट शेयर कर दूंगा, तो फोन में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मैं अभी शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, तो आपके फोन मतलब फोन में अभी मतलब, क्योंकि इनिशियली हो सकता है वो कोविड की वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो शीट नहीं मिल रही है आपको, लेकिन आपको शीट मिल जाएगी जल्दी। चलो देखते हैं। अ सिंगल, मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन आयन हैज अ न्यूक्लियर चार्ज Ze एंड Z इज द एटॉमिक नंबर, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, मैं क्वेश्चन को बनाता हूं, इधर जो लिखा हुआ है, तो C7 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन शीट का, एक्सरसाइज 1 का। वो कह रहा है कि भाई एक अपने पास एटम है जिसका न्यूक्लियर चार्ज अपन को Z गिवन है और E इसका चार्ज है, तो ये कह रहा है कि ये प्रोटॉन है Z। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूं। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन हैज, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो भी आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन हैज अ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Ze एंड Z इज द एटॉमिक नंबर, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, वो तो अपन को पता है। ये कह रहा है it requires 16.52 electron volts to excite the electron to the second Bohr orbit to the third Bohr orbit। ठीक है, अब ना पहले तो मैंने एक पार्ट वो मैं बताना भूल गया आपको, ऐसे जो शेल्स पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले अपन, तो ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5। ये एटम है इधर, हाइड्रोजन एटम, या कोई भी एटम ले लो, न्यूक्लियस है, ये शेल्स है। ये जो होता है ना, इसको अपन कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। ये इसका, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसका ये फर्स्ट हो गया, ये इसका ये सेकंड हो गया, ये इसका ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो जब अपन को थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिखा हो ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो अपन को पता रहेगा, अच्छा आप थर्ड का मतलब फोर्थ शेल की बात कर रहे हो। हमें क्या फर्क पड़ेगा, एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले शेल में ले जाना, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। अब क्या गिवन होगा, जैसे मान लो अपन को कभी ऐसे भी गिवन हो सकता है, यू गॉट इट ना, एक्साइटेड का वर्ड मतलब क्या मीनिंग होगा। मान लो मैंने तुमसे कहा इलेक्ट्रॉन ना इसमें है, अब मुझे गिवन है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, तो अपन से कहा गया इसका ना ये इलेक्ट्रॉन अब अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया। हाँ, तो अब सेकंड में था तो ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, मतलब थर्ड शेल। इसका ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। व्हाई इट इज सो, क्योंकि ऑलरेडी वो सेकंड में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन में वो थर्ड में चला जाएगा, सेकंड एक्साइटेशन में वो फोर्थ में चला जाएगा, थर्ड एक्साइटेशन में वो फिफ्थ में चला जाएगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका जस्ट हायर वाला शेल जो होगा वो उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। अगर ग्राउंड स्टेट में होता ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता। तो वो वर्ड का जो मीनिंग है ना वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया। अब अपन उस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि मैंने ये वर्ड आपको अभी जो बताया था ना पॉइंट्स, उसमें डिस्कस नहीं किया था, बट आई हैव टू डिस्कस। ग्राउंड स्टेट तो बताया था मैंने। वो कह रहा है इट रिक्वायर्स, ये फर्स्ट शेल में इट रिक्वायर्स कितना, अपन ने वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इट रिक्वायर्स 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वो 16.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इतना एनर्जी रिक्वायर होता है। इट रिक्वायर्स, मैं लिख ही देता हूं, इट रिक्वायर्स दिस मच 16.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड बोर ऑर्बिट टू द थर्ड बोर ऑर्बिट, मतलब सेकंड से थर्ड में जाने के लिए, टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। अब ना थर्ड
बोर ऑर्बिट लिखा उसने। तो बोर ऑर्बिट लिखना क्या जरूरी है? तो अपन कहेंगे हाँ, अपन को बोर थ्योरी से सॉल्व करना है, बस ये अपन को पता चल जाएगा। अब वो कह रहा है अपन से, पहले तो आप इसका एटॉमिक नंबर बताओ, कैलकुलेट क्या क्या करना है वो देखते हैं। एक ये कह रहा है कि भाई जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एटॉमिक नंबर। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है इसमें, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम द थर्ड टू द फर्स्ट टू थर्ड। सो एनर्जी डेल्टा ई कैलकुलेट करना है अपन को, क्या भाई यहां फर्स्ट से लेके थर्ड तक जाने के लिए कितना ट्रांजिशन होगा वो कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कह रहा है कि लैम्डा बताओ आप, लैम्डा टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट शेल, ठीक है भाई ये भी बता दूंगा। और फोर्थ पॉइंट बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, वो तो अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी आ गई तो बता ही दूंगा, साइन भर चेंज होता है फर्स्ट ऑर्बिट। अब देखो कितना, मतलब अपन को ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको ले लिया, भाई अपन इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब पता अपन क्या करते हैं, अपने दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये 16.52 वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि हाइड्रोजन में होता ही नहीं। हाँ तो ये कब कहा उसने कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं? हम तो अपने दिमाग में ये रखेंगे कि मान लो अगर हाइड्रोजन होता, मान लो अगर हाइड्रोजन होता और n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 ऐसे गिवन होता अपन को, ये -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 गिवन होता। अगर मुझे हाइड्रोजन में ये डिफरेंस गिवन होता सेकंड से थर्ड, ये कह रहा है सेकंड से थर्ड, अगर ये एनर्जी डिफरेंस पता होता तो मैं z का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा E विल बी इक्वल टू व्हाट, 13.6 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, कैलकुलेट करके बता देता और z का वैल्यू 1 आता। लेकिन अपन को इसमें क्या गिवन है, ये हाइड्रोजन एटम नहीं है उसने बता दिया, तो अपन को डेल्टा ही तो गिवन है, कितना 16.52 ना। चलो इधर रखते हैं और बता देते हैं z कितना है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, n1 n2 आपने दे रखे हैं और बता देता हूं मैं कितना आएगा। तो चलो भाई ठीक है, अपन फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। इसमें से एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, आपने एनर्जी डिफरेंस तो दे रखा है ना मुझे, तो ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एनएल स्क्वायर, मतलब n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये अपन को गिवन है। तो अपन क्या करेंगे ना, z डेल्टा ई इज इक्वल टू ले लेंगे अपन माइनस, ये तो अपन को गिवन है 16.52 है ना, तो ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है 1 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 3 स्क्वायर, कैलकुलेट कर देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, आपने ये दिया था मुझे, ये लो आपका फर्स्ट वाला पार्ट आ गया 16.52 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है अपन को, ये 9 माइनस 4 मतलब 5 बाय, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा थोड़ा कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है, नहीं तो थोड़ा ज्यादा वैसे हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा अपने पास 9 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, ये लिख लेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लो भाई आपका जेड स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर आ गया अपने पास कितना 9 माइनस 4, ये आ गया 4 9 जा 36, तो 16.52 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या करूं 36 और डिवाइड बाय 5, ये लो जेड आ गया, इसका रूट लेके बता दूंगा, दिस इज द एटॉमिक नंबर। सर 13.6 का माइनस है, हटा दिया क्योंकि वो नेगेटिव साइन अपन को सिर्फ ये बताता है कि हर एक शेल का एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव, कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन कभी नहीं आएगा, ये वाला नेगेटिव साइन अपन को सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो शेल का एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर अपन डेल्टा ही लिख रहे हैं तो यहीं पे अपन को क्या कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, तभी तो 16.52 दे रखा है अपन को। अब z कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें रूट लेना है, अब हाइपोथेटिकल एटम है इसलिए ये नहीं कहना कि नहीं सर इंटीजर नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लिखा ना हाइपोथेटिकल एटम है सारा का सारा, ये z है। अब उसने तुमसे कहा कि भाई डेल्टा E1 माइनस E3 कैलकुलेट कर दो, ठीक है, उसमें क्या E1 माइनस E3 के लिए z आ गया मेरे पास, ये लिखा तो है, डेल्टा E पूछ रहे हो,
E1, तो E1 का मतलब हो गया N1 का वैल्यू 1 और N2 का वैल्यू 3 हो गया। बी वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट देखो, डेल्टा E विल बी इक्वल टू, अपन को क्या करना है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर गिवन है मुझे, मैंने पता कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था इतने सारे कैलकुलेशंस में ये 13.6 कैंसिल होने वाला है, ये वाला पार्ट अपन जेड स्क्वायर की जगह ही रख देंगे, क्योंकि मुझे सारे कैलकुलेशन में जेड स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसको रूट नहीं दिया था, लेकिन अपन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके रूट लेके बता देंगे किसके आसपास आंसर आएगा अपना, जेड स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, लो भाई z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, तो डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड का वैल्यू क्या है 16.52 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 5, और यहां पर अपने पास आएगा 9 माइनस 1 मतलब 8/9। लो सॉल्व कर दो, ये डेल्टा E आ गया। किसी को डाउट है तो बोलो कि सर ऐसे डाउट होगा हमारे लिए, समझ में आया, ठीक है ना। अब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट शेल, अच्छा आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछ रहे हो, हाँ तो ठीक है, आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछो, मैं भी कैलकुलेट कर देता हूं भाई, थर्ड है एनर्जी ऑफ एनी शेल इज कैलकुलेटेड लाइक दिस, किसी भी शेल की एनर्जी मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं, z मुझे पता है, n का वैल्यू क्या होगा 1, व्हाट इज सो, आप फर्स्ट शेल से रिमूव करने की बात कर रहे हो, तो मुझे सिर्फ इसको z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट आ जाएगा, फर्स्ट शेल का एनर्जी, डिफरेंस क्यों लेंगे आप, ट्रांजिशन की बात थोड़ी कर रहे हैं, आप तो एक शेल की एनर्जी की बात कर रहे थे, बोर तो फॉर्मूला होता ना एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो ये, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन जो होंगे ना एनर्जी के, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, तो लो भाई आ गया अपने पास, शेल का एनर्जी है तो नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि वो तो सभी शेल का एनर्जी नेगेटिव होता है, तो जेड स्क्वायर कितना गिवन है, ये गिवन है 16.52 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 5, ये लो ये ग्राउंड स्टेट का एनर्जी आ गया, ये कैंसिल कर लेना आप, 13.6 हो गया, जो ये वैल्यू आएगी ना इसी को पॉजिटिव में बता दूंगा तो ये आ जाए, बिकॉज वी नो दैट ना टोटल एनर्जी ऑफ द शेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ वाला पॉइंट आ गया। सर थर्ड पार्ट में उन्होंने वेवलेंथ पूछा है। कोई बात नहीं, एनर्जी आ गया ना, इक्वेट कर दो, ये लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, लो आ गया, इसको और इसको इक्वेट कर दो, आंसर होगा, सबको समझ में आया, गॉट इट ना एवरीबॉडी, मतलब क्वेश्चन समय बड़े इजी होंगे, और इनमें से तुम मुझे ये बता दो कि सर आपने ये कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया हमको आज, सारे कंसेप्ट अपने आज ही डिस्कस किए, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मैंने बताया और तुरंत आपको आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता, आपको हार्डवर्क करना, आप सेक्शन सी को सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज 1 का पूरा सॉल्व करोगे, और एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का ए बी सी तीनों आपको सॉल्व करना, वो आपका होमवर्क होगा, तो होमवर्क आपके पास है, दैट इज जैसे मैंने आपसे कहा होमवर्क में भाई एक्सरसाइज 1 से सेक्शन पार्ट 1 का सेक्शन सी, ठीक है ना, पार्ट 1 का आप सेक्शन सी डिस्कस करोगे, और पार्ट 2 से एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए बी सी, ए बी मैंने आपको पहले ही दे रखा था, सी और दे दिया, ये ऑब्जेक्टिव होंगे और सी वाले में सब्जेक्टिव, शीट में भी भेज दूंगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे ना तभी अपने क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब नहीं आपने बताया अब मुझे आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता, वो धीरे 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 आपकी मैच्योरिटी आएगी, और धीरे धीरे आप मैच्योर्ड होंगे और फिर आपको क्वेश्चन आएंगे,
गेट दैट। लेकिन ये जरूर है, आप क्लास में पूछोगे ना कि मतलब ये वाला पार्ट हमको नहीं आया, ऐसे नहीं आया, बिकॉज केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट होता है भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 33% पार्ट ही केमिस्ट्री का होगा जो आपको प्रैक्टिस करके मेहनत करनी है। 66% पार्ट ऐसा है जिसमें आपको प्रैक्टिस करके भी मेहनत नहीं करनी, जो बताया बस वही करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, थोड़ा ध्यान रखना, तो अपना आंसर आए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैं आपको शीट भेजता हूँ, अपने ग्रुप में मैं शीट डाल दूंगा, तो आप उस शीट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना। और ये C7 एक बार पढ़ के आप फिर से चेक कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व करके चेक करना, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सर। ओके, वेलकम एवरीबॉडी। Thank you, sir.